नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया के स्व घोषित ठेकेदारों ने मौत का तांडव मचा दिया है। मासूमों की जान ली जा रही है। अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान की छाती पर मूंग दलना शुरू कर दिया है। बड़ा हमला कर दिया है। तेहरान से लेकर इस्फहान तक ईरान के शहर अब शहर नहीं बल्कि धमाकों की जद में है। ट्रंप की एपिक फ्यूरी ने मासूमों की नींद उड़ाकर रख दी है। ईरानी राष्ट्रपति के साथ ईरान के सबसे बड़े नेता खामेनेई के इमारतों को निशाना बनाया गया है। इसी पर दो लाइन यहां कहना चाहता हूं कि फूंक कर बस्तियों को यह तमाशा देखते हैं, सियासत के अंधे सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। लहू इंसानों का गिरे या खाक में मिले वतन, ये दरिंदे तो बस अपनी जीत का नक्शा देखते हैं। इजराइल और अमेरिका को लगा था कि वो ईरान को दिन में तारे दिखा देंगे, लेकिन ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि पूरे मिडिल ईस्ट में एक साथ 10 देशों को ठोकना शुरू कर दिया। और ईरान के पलटवार ने अमेरिका को नानी याद दिला दी है। ईरान की मिसाइलें अब आसमान में गरज रही हैं। इजराइल के सामने मौत का तांडव हो रहा है। और ये नेता तो अपनी महलों में भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन आम जनता के लिए युद्ध क्या है? आम जनता के लिए युद्ध आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली बात हो गई है। आस्तीन के सांपों ने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया है। इंसानियत खत्म हो चुकी है। अब बस लाशों पर राजनीति बाकी है। क्या यह मुल्क अपनी प्यास इंसानों के खून से बुझाएंगे? आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी जली हुई बातें क्यों कर रहा हूं अमेरिका इजराइल के लिए। मेरी तकलीफ इस बात को लेकर है कि मासूमों के हॉस्टल या कॉलेज या स्कूल को निशाना क्यों बनाया गया। 40 मासूम बच्चों की मौत हुई, 50 से ज्यादा मासूम बच्चे घायल हुए। उनका इस युद्ध से क्या लेना देना? क्या इस बात का जवाब डोनाल्ड ट्रंप या इस बात का जवाब बेंजामिन नेतन्याहू दे सकते हैं? अगर इतना ही प्रिसाइज अटैक करना जानते हैं और इतनी खुफिया जानकारी स्ट्रांग है अमेरिका इजराइल के पास, तो फिर स्कूल पर हमले का मतलब क्या था? और यह खूनी खेल कहां जाकर थमेगा? आज इसी पर सबसे बड़ी चर्चा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, इंडिया बोल रहा है में बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर है, किसी वक्त खामेनेई का संबोधन सामने आ सकता है। देश को संबोधित कर सकते हैं सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई। ईरानी अधिकारियों ने लोगों से अपील की है, संयम बरतने की अपील की है, लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है और सुरक्षित रहने की अपील की है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि खामेनेई का पहला संबोधन आ सकता है। कभी भी खामेनेई देश के लोगों को संबोधित कर सकते हैं और अभी तक ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं है। जंग के शुरू होने के बाद खामेनेई कभी भी इस संबोधन को देश के नाम दे सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं देश के लोगों से। इस बीच ईरानी अधिकारियों ने लोगों से अपील की है, लोग सुरक्षित जगहों पर जाएं और संयम बरतें। पूरा ईरान इस वक्त एक साथ है, खामेनेई के साथ है, यह दावा किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में बारूदी जंग छेड़ दी गई है। इजराइल अमेरिका ने मिलकर ईरान पर अटैक कर दिया, तो इंसानियत के कफन तैयार कर लीजिए, क्योंकि बारूद की गंध अब फेफड़ों तक पहुंचने वाली है। आज दुनिया ने वो कयामत देखा जो अब से पहले नहीं देखा गया था। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की संप्रभुता को मिट्टी में मिलाने की कसम खा ली। तेहरान धुआं धुआं है, इस्फहान जल रहा है, गलियां मलबे में तब्दील हो रही हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर इससे हासिल क्या होगा? क्या ईरान झुक जाएगा? क्या तेहरान हथियार डाल देगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। तेहरान ने वो पलटवार किया है जिससे कि मिडिल ईस्ट के 10 देश एक साथ जल रहे हैं। तो क्या मिडिल ईस्ट के इन देशों की बर्बादी की जिम्मेदारी अमेरिका की नहीं है? अब आपको महायुद्ध की गवाह बनी तस्वीरें दिखाते हैं। और इस बीच खबर यह भी है कि खामेनेई 6 लाख सैनिकों की फौज उतारने वाले हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड की पहली तस्वीर देखिए। अमेरिका इजराइल के हमले से ईरान के कई शहर दहल गए। दूसरी तस्वीर देखिए, हमले के बाद किस तरीके से आसमान में धुएं का गुबार है। यहां अमेरिका इजराइल ने ईरान के रिहायशी इलाके में अटैक किया। अब जरा स्क्रीन के राइट साइड पर नजर डालिए। ईरान ने पलटवार शुरू किया, और पलटवार ऐसा जैसा हमने आपको इंडिया डेली पर लगातार बताया। जैसा मैंने आपसे हर बार कहा कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान पूरे मिडिल ईस्ट को फूंकेगा, और ईरान ने वही शुरू कर दिया। और साथ ही साथ 6 लाख सैनिकों को युद्ध में भेजने की बात भी ईरान ने कह दी है। इसके साथ ईरान ने बहरीन में अमेरिकी बेस पर अटैक किया, अमेरिकी नौसैनिक पर अड्डे पर भी हमला किया,
और हमले के बाद तबाही के मंजर हैं। अब एक एक तस्वीर का विस्तार से विश्लेषण भी जानिए। अमेरिका इजराइल ने ऐसे हमला किया जिससे पूरा तेहरान दहल जाए। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है, मिसाइल हमले के बाद आसमान में धुएं के गुबार साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। जानकार इसे दो चीजों को लेकर चल रहे हैं। पहली बात तो यह कि यह हो सकता है एस्केलेशन हो और इससे ईरान पर प्रेशर बनाया जाए, क्योंकि वियना में एक बार फिर से अमेरिका और ईरान में बातचीत होने वाली है। उससे पहले अमेरिका यह चाहता है कि इमेंस प्रेशर बनाया जाए, अत्यधिक दबाव बनाया जाए, मैक्सिमम प्रेशर बनाया जाए, जिसे तेहरान घुटने टेक दे। और इसलिए तेहरान में कई जगहों पर, एक साथ 30 जगहों पर हमले हुए। लोग अपने घर से निकलकर सड़क की तरफ गए, सुरक्षित ठिकानों की तरफ गए। अब जरा एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। तेहरान में खामेनेई के आवास के पास बहुत तेज धमाके की खबर आई। जरा इस तस्वीर को देखिए, किस तरह से तेहरान में इतना बड़ा धमाका हुआ है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे परमाणु बम धमाका हुआ हो। और ये जो तस्वीर है, ये खामेनेई के घर के पास की तस्वीर है। कहते हैं अमेरिका ने सीरिया से क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए, जो ईरान की तरफ तबाही मचाने के लिए गया था। अब अगली तस्वीर, ईरान पर इजराइल और अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने एयर स्पेस को पूरी तरीके से बंद कर दिया। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ईरान के पलटवार की है। ईरान के मिसाइल ने हमला किया जिसका निशाना अमेरिकी ठिकाना थे। ये आबू धाबी की तस्वीर है। ईरान की जवाबी कार्रवाई की तस्वीरें बहरीन की हैं। ईरान ने अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर मिसाइल से अटैक कर दिया। अब आपको संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के विस्फोट की तस्वीर भी दिखाते हैं। यानी चारों तरफ तबाही का मंजर है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन नाम दिया है इसे। इजराइल के साथ मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य ठिकानों और टॉप लीडरशिप के दफ्तर को निशाना बनाया गया और कई सैन्य अधिकारियों के मारे जाने की खबर। यह हमला कोई अचानक नहीं था, बल्कि महीनों की गुपचुप प्लानिंग का नतीजा है। और उसके बाद अब तैयारी एक महाजंग की। लेकिन क्या ईरान शांत बैठ जाएगा? क्योंकि ईरान ने बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। कर्नल शिवदान सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मोहम्मद हुसैन सूरतवाला प्रोफेसर हैं अल मुस्तफा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर धीरज कौल थोड़ी देर में हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन करेंगे और राम श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जो मैं सवाल है वो मेजर जनरल अनुज माथुर सर से लेना चाहूंगा। माथुर सर, ये जो अटैक हुआ है जिसके बाद ईरान ने 10 मिडिल ईस्ट के देशों पर रिटेलिएट किया है और कह रहा है कि वो 6 लाख सैनिक जो है वो उतारने वाला है और अपने आसपास के इलाकों में जो अमेरिका के एलाइज हैं उन पर एक्शन शुरू करने वाला है। क्या मिडिल ईस्ट को जला दिया अमेरिका ने सिर्फ एक हमला करके ईरान के ऊपर? विवेक, देखिए, ये बात बिल्कुल निश्चित थी और ये बात अभी की नहीं है। ये जब से यहाँ टेंशन बढ़ना शुरू हुआ है और अमेरिका ने अपने फ्लीट के बाद फ्लीट यहाँ पर लाकर खड़े करने शुरू कर दिए हैं और ईरान पर दबाव बनाना शुरू किया, से ईरान वार्निंग दे रहा है कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम इस वॉर को या इस स्कर्मिश को लोकलाइज नहीं रहने देंगे, ये पूरे रीजन में फैलेगा। और वही का वही हुआ। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया और ये पूरे रीजन में वॉर फैल चुका है। लेकिन इसके देखिए दो साइड्स हैं इसको देखने के लिए। पहली बात तो ये है कि किसी भी तरीके से आप मिडिल ईस्ट जैसी क्रूशल ज्योग्राफिकल जियोपॉलिटिकल लोकेशन को, वर्ल्ड की को इस प्रकार से युद्ध में नहीं झोंक सकते, क्योंकि इसके बहुत दूरगामी आर्थिक परिणाम होंगे। और जिस भी प्रकार से जो भी इस युद्ध का परिणाम रहे, वैश्विक अर्थव्यवस्था इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होगी और बहुत इसका नुकसान होगा, पहली बात। दूसरी बात जो है वो ये हुई है कि जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएट किया, मैं मानता हूं उनको हक है रिटेलिएट करने का, लेकिन उस रिटेलिएशन का एक कहीं ना कहीं उनको खुद को नुकसान होने की संभावना है कि वो तमाम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो कि कहीं ना कहीं ईरान के साथ या साथ भी नहीं भी थे तो उसके खिलाफ तो नहीं थे, लेकिन जैसे ही हमला हुआ है सऊदी अरब पर, यूएई पर, बहरीन पर, कतर पर, उन्होंने सबने पहली बात तो रिटेलिएट करने की कोशिश करी है और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि अब ये आपने ठीक नहीं किया और अब हम अमेरिका के साथ हैं। तो ये जो अमेरिका का शायद कोई प्लान था इनिशियली कि हम इस प्रकार से करें और अगर वहां से ऐसा रिटेलिएशन आएगा तो मिडिल ईस्ट के देश हमारे साथ होने की संभावना है।
दूसरी बात। तीसरी बात, जहां तक सवाल देखिए ईरान का है, ईरान भी इस बात को समझता है कि बहुत ज्यादा अंतर है। अब आप मेरे को बताइए कि 6 लाख, विवेक हम बार बार कह रहे हैं कि 6 लाख सोल्जर्स वो उतारेगा, कहाँ उतारेगा? क्या करेगा वो? 6 लाख सोल्जर क्या अमेरिका भेजेंगे या इसराइल भेजेंगे? हाँ। कहीं नहीं भेज सकते हो। आपके पास 6 लाख हैं या 10 लाख हैं, उससे इसलिए तब तक आपको अंतर नहीं पड़ता। व्हाट मैटर्स इज नहीं कि सर, आप वो उस जो अमेरिका आपके के अलायंस को हर्ट कर सकते हैं। बगल में पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान उसके खिलाफ भी काम करता रहता है, और अमेरिका का सबसे बड़ा नॉन नेटो अलाई है पाकिस्तान। अगर कतर, फिर कतर में हमला करने का क्या मतलब है? बहरीन में हमला करने का क्या मतलब है? अबू धाबी में हमला, 5 स्टार होटल के बाहर अटैक हुआ है अबू धाबी, यहां पर आपका दुबई में, वहां हमला करने का क्या मतलब है? मुझे जो खबरें आ रही हैं उसमें कोई भारतीय भी मेरे ख्याल से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ, ऑन ग्राउंड ये जो ट्रुप्स होते हैं इनको हाँ। अप्लाई करना इतना आसान नहीं होता है। ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ। ये जो जो मिसाइल से, ड्रोन से, रॉकेट से रिटेलिएशन होगा वो आपको नजर आएगा। लेकिन ये जो इतनी बड़ी सेना उतारने की जहां तक बात हो रही है, जो बिल्कुल इमीडिएट नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको छोड़ करके वो सेना कहीं भी किसी भी प्रकार से कामयाब मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ये बात हमको समझने की नहीं, मुझे लगता आवश्यकता है है। वो इंटरनल सिचुएशन को भी टैकल करने के लिए ला सकते हैं। मैं जल्दी से एक सवाल में जल्दी जल्दी सारे मेहमानों का रुख कर लेता हूं, उसके बाद माथुर सर आपके पास रुख करता हूं। राम श्रीवास्तव जी, इसे कैसे देखते हैं? क्या ये दादागिरी नहीं है अमेरिका की, जिस तरह से ईरान को टैकल किया जा रहा है? यहां पर अभी एक स्कूल पर हमला करके 40 बच्चे मारे गए, 55 से ज्यादा घायल हुए हैं। निश्चित रूप से इसकी भर्त्सना करना चाहिए, और लोग कर रहे हैं। स्पेन जैसे देश ने भी इसको रोकने को कहा है, और संयुक्त राष्ट्र संघ में सिक्योरिटी काउंसिल में इसकी विचार करने के लिए मीटिंग कॉल की गई है। रूस ने भी इसकी भर्त्सना की है। भारत बहुत संतुलित इसमें अपना रुख अपना रहा है, क्योंकि ये बात सही है कि चाहे ईरान हो चाहे इजराइल हो, अरब देशों में लाखों भारतीय वहां मौजूद हैं। उनके भविष्य की चिंता है, उनको कैसे अगर आपातकाल में हम निकाल कर लाएंगे, इसके हाँ। लिए भारत सरकार पूरी तरह से सक्रिय है। लेकिन अगर ये युद्ध ज्यादा चला तो ये मानकर चलिए कि जो तेल की कीमतें थी 3 दिन पहले $69 पर बैरल, वो आज सुबह हो गई थी 79, और इस समय 120 को टच करने वाली हैं। इससे ये पता लगता है कि पूरी दुनिया में आर्थिक तंगी आएगी, शेयर मार्केट गिर रहा है, और निश्चित रूप से केवल भारत ही प्रभावित नहीं होगा, दुनिया के सब देश प्रभावित होंगे। और स्टारमर ने तो क्लियर कट कहा है कि इसका समझौता जो है हमको कूटनीतिक रास्ते से निकालना चाहिए, इसलिए पहल भी हो रही है। अब ये बात अलग है कि ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है समझौता कराने के लिए, या ये एक ऐसा समय आ गया है जिसके के लिए पूरी दुनिया को कीमत चुकाना पड़ेगी। मेरा अपना विचार ये है कि ये युद्ध 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं चल सकता है। इसको इसके पहले ही किसी ना किसी एक मोड़ पर पहुंचाना बहुत जरूरी है। लेकिन सर, यही बात तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी कही जा रही थी। कर्नल शिवदान सर कुछ कहना चाह रहे हैं कि कर्नल शिवदान सर, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी कह रहे थे रशिया यूक्रेन को 1 हफ्ते में निपटा देगा। हुआ तो वैसा नहीं, 5वें साल में युद्ध प्रवेश कर चुका है। यहां तो चाहते हैं रशिया और चाइना की अमेरिका इस जंग में आए और उसके बाद अमेरिका को मिडिल ईस्ट में घेरा जाए। कर्नल साहब देखिए, ऐसा है जैसा कि जनरल साहब ने कहा है, ईरान इन ट्रुप्स को कहां इंप्लॉय करेगा? आजकल के युद्ध जो हैं सारे के सारे मिसाइल, ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट। लेकिन मिसाइल ड्रोन्स की भी तो कमी नहीं है कर्नल साहब। ईरान के पास मिसाइल ड्रोन्स की कमी है, बताइए आप। देखिए, नहीं है। मैं ये बता रहा हूं कि जो आज का ये युद्ध है, ये क्यों इतना लंबा खिंच जाता है? अभी यूक्रेन और रूस के बीच में इतने दिन से क्यों चल रहा है? या इजराइल और हमास के बीच में टेंशन इतना क्यों चल रहा है? क्योंकि ट्रुप्स कोई आमने सामने तो लड़ नहीं रहा है, कोई उसमें सामने तो ये लड़ाई, ये तो जब दिल किया तब मिसाइल दाग दी, जब दिल किया ड्रोन्स दाग दिए। तो ये आजकल के युद्ध में सबसे जरूरी है एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग होना। जिस भी देश के पास अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है वो अपने आप को बचा सकता है। आपको ऑपरेशन सिंदूर का एग्जाम्पल पता है, भारत ने किस प्रकार पाकिस्तान को डिफीट किया था? उसका एक ही कारण था कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत था। पाकिस्तान की एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन ने भारत में कोई असर नहीं दिखा सका, जबकि भारत के पूरे सिस्टम ने वहां के 11 टेररिस्ट कैंप खत्म किए और 5 उनके हवाई अड्डे तबाह किए, अब केवल अपने स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम से। तो इस युद्ध में भी, ईरान और अमेरिका और इजराइल के युद्ध में भी, ये लंबे समय से ये एक प्रकार चल ही रहा है। जून में भी इनके बीच में झड़प हुई थी,
वो बीच में शांत होगी थोड़े दिन के लिए, फिर झड़प शुरू होगी। एक प्रकार का युद्ध चल ही रहा है ये। और ये एक बात और है कि जैसा कि अभी मेरे से पहले आप एक बोल रहे थे, ये एक प्रकार से तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है, क्योंकि इससे आर्थिक, आजकल परोक्ष युद्ध लड़े जा रहे हैं, सीधा युद्ध नहीं होता, उसकी जगह आर्थिक युद्ध लड़े, जैसे आर्थिक युद्ध लड़ रहे हैं, साइबर वार लड़ी जाती है, एक दूसरे देश में अनस्टेबिलिटी फैलाई जाती है आतंकवाद के द्वारा, तरह तरह की बातें उठा करके। अभी अमेरिका ईरान में क्या कर रहा है, एक तरह से परोक्ष युद्ध लड़ रहा है। वहां की जनता को उन्होंने एक्साइट किया हुआ है कि अपने खुमनई को बदलो, और इस प्रकार से पूरे ईरान में अशांति फैला रखी है। तो अमेरिका अपने पर्पज को अचीव कर रहा है इसके द्वारा ही। तो एक प्रकार से नहीं, लेकिन अमेरिका को इसके लिए कीमत बहुत बड़ी चुकानी होगी। एक साथ ईरान ने 10 देशों पर हमला बोला है, पूरे मिडिल ईस्ट को टारगेट पर ले लिया ईरान ने। मैं तपेश चौधरी जी का रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद में हुसैन सूरतवाला जी आपके पास आ रहा हूं। तपेश चौधरी जी, देखिए, ना तो कोई वर्ल्ड वॉर हो रहा है, ये एक रीजनल वॉर है और अमेरिकन इंटरेस्ट की वजह से हुआ है। देखिए, पिछला भी जो भी ईरान और इजराइल वार हुआ, जिसमें बाद में अमेरिका कूदा था बंकर बस्टर बम के साथ में, तब और अब की सिचुएशन कोई चेंज नहीं हुई है। चेंज जो हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा लाइटली बोलूंगा, लेकिन इसका बहुत गहरा मीनिंग है। आप ट्रम्प साहब को नोबेल पुरस्कार दिलवा देते तो सारे युद्ध रुके रहते, वो आपने दिलवाया नहीं, तो अब उन्होंने दूसरा तरीका इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, एक आइडेंटिटी क्राइसिस वाले मैन का यही होता है, और दूसरा बिजनेसमैन का। तो ये टोटल बिजनेस है ये वॉर जो है। और ऐसा है कि ये आज से नहीं दिख रहा था, ये तो हम सब जानते थे कि वो नेक्स्ट 48 आवर्स में होगा, कि एक हफ्ते में होगा, कि एक महीने बाद होगा। क्यों होगा? क्योंकि अमेरिका की अपनी स्थिति जो वो दिखाता है प्रोपेगेंडा में बहुत अच्छी है। वो बात अलग है कि रुपी डॉलर के अगेंस्ट में गिर रहा है, पर ऐसा नहीं है। बाकी सब जगह डॉलर का हालत खराब है। वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज डॉलर के बजाय अपनी लोकल मुद्राओं में काम करना पसंद कर रहे हैं। रिसेशन की सतह पे खड़ा हुआ है। $1 ट्रिलियन से ज्यादा का कर्ज का इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो वेनेजुएला में एक सरप्राइज अटैक था, वो हो गया। ग्रीनलैंड में जैसे ही वर्ल्ड ओपिनियन अगेंस्ट हुआ तो उन्होंने डायरेक्शन मोड़ लिया। अब ईरान, रसिया को वो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो एक ईरान लास्ट पपेट बचा है। चाइना को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। एक गोली से दो निशाने हैं कि चाइना को स्क्वीज करना है, क्योंकि वो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। वेनेजुएला से उसका एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी ऑयल बंद हो गया। अब ईरान से वो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है। तो एक तरफ चाइना को हिट करना है, दूसरी तरफ ऑयल मार्केट को कंट्रोल करना है। अब हमारे पास ये है कि ऑप्शंस क्या हैं। जो बोल रहे हैं कि 7 दिन चलेगा कि 10 दिन चलेगा, बिल्कुल गलत है। अगर हम इसको रसिया यूक्रेन वॉर से कंपेयर करते हैं, तो रसिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन इसलिए स्टैंड कर पाया कि पूरा यूरोप उसके साथ था, अमेरिका उसके साथ था, नेटोज कंट्री उसके साथ थे। जिस तरह की फंडिंग और वेपन सप्लाई किए गए, वो एक अलग मेथड है। यहां इस वॉर को हम उस वॉर से जोड़ के नहीं देख सकते। ईरान के पक्ष में खुल के कौन आएगा? चाइना आ सकता है, रशिया आ सकता है, नॉर्थ कोरिया आ सकता है, और कोई एक आध कंट्री जो बस स्पेन टाइप जैसे अभी आया है, या कोलंबिया ने बोला है, वो आएंगे। रशिया इस हालत में नहीं है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में अमेरिका के साथ जुड़ जाए या अपने वेपन सप्लाई करना शुरू कर दे ईरान को। चाइना का रिकॉर्ड है, वो सिर्फ बोलता है, डिप्लोमेटिक प्रोसेस करेगा, चिल्लाएगा, लेकिन कभी कुछ देगा नहीं। तो ईरान को अकेले वॉर फाइट करना पड़ेगा। लेकिन अब दूसरी बात आती है लीगलिटी की। ये सबको दिख रहा है कि जब ईरान हर तरीके से हर शर्त मानने को तैयार था, तो फिर वॉर की जरूरत क्या पड़ी? ऐसे ही पहले हो रहा था सरप्राइज। जब बातचीत चल रही थी तो इजराइल से अटैक करा दिया। अब जब बातचीत चल रही है तो आपने अटैक करा दिया। रेजिम चेंज, देखिए, बहुत आसान काम नहीं है। हो सकता है रेजिम चेंज हो जाए, वेनेजुएला की तरह सरप्राइज हो, पर ये कोई सरप्राइज अटैक तो है नहीं। ये सबको पता था, खमेनी को भी पता है, उनकी रिपब्लिकन गार्ड्स को भी पता है, सबको पता है। तो इट्स नॉट पॉसिबल। रेजिम चेंज इज नॉट ए इजी ऑप्शन। उसमें भी ये लोग गड़बड़ क्या कर रहे हैं? जैसे आप बोल रहे हो 40, कोई बोल रहा है 60 छात्रों की मौत हो गई। देखिए, पब्लिक ओपिनियन को बनने में, बिगड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर इस तरह की हरकतें हुई तो ये पब्लिक ओपिनियन जो खमनेई के अगेंस्ट में था, ये उसके साथ भी हो सकता है। साथ भी हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। बहुत रिजॉल्व वाला देश है, बहुत रिजॉल्व वाला देश है। मरेंगे मारेंगे, झुकेंगे नहीं। तो अब ये देखना ये है कि ये रेजिम चेंज हो जाए, उसके लिए खामनेई को वहां से भागना जरूरी है। वो चाइना तो 1979 से, तपेश भाई, 1979 से कोशिश कर रहे हैं रेजिम चेंज की। 46 साल हो गए, लेकिन वो IRGC रेजिम चेंज नहीं होने देगा। जो खामेनेई की अपनी आर्मी है, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन आर्मी है,
उसको कैसे डिफीट करेंगे ईरान के अंदर घुस के? आप बुट्स ऑन ग्राउंड तो देंगे नहीं। मैं हुसैन भाई का एक रिएक्शन चाहूंगा। स्टूडियो में हमें इस वक्त डॉक्टर धीरज कौल ज्वाइन कर रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। हुसैन जी का रिएक्शन इस पर। हुसैन जी। विवेक भाई, शुक्रिया बहुत बहुत मुझे भी मौका देने के लिए। मैं दो चीजें यहाँ पर बयान करना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट मैं ये बयान करना चाहूंगा, जो आपने अपनी ओपनिंग रिमार्क में कहा है कि किसी भी जंग में एक दूसरे को नुकसान पहुंचना और मारना ये एक जंग का नेचर होता है। लेकिन जिस तरह की प्राइमरी स्कूल के ऊपर हमला हुआ और उसके नतीजे में 80 से ज्यादा छोटी छोटी बच्चियों को मारा गया है, ये मुझे याद दिलाता है, जैसे आपने भी कहा कि ये बहुत दर्दनाक होता है और ये सबसे ज्यादा दर्दनाक चीज है इस तरह की, कि ये हमें याद दिलाता है एप्स्टीन क्लास के लोगों के रवैये को। आपने पिछले कुछ दिनों में एप्स्टीन का नाम भी बहुत सुना है। इस तरह से बच्चियों के साथ बर्बरता करना, ये एप्स्टीन क्लास टाइप के लोग हैं। तो आज की ये जो जंग शुरू की गई है, दो लोगों के दरमियान है। एक एप्स्टीन क्लास टाइप के लोग हैं जो बच्चों के ऊपर भी रहम नहीं करते हैं, बच्चियों पर भी रहम नहीं करते हैं। गाजा के अंदर भी उन्होंने इस बात को साबित किया है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो गाजा की हिमायत करते हैं और बच्चों और दूसरे लोगों का जहां नरसंहार होता है उसके मुकाबले में वो खड़े होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये। दूसरी बात जिसकी तरफ मैं जरूर तवज्जो दिलाना चाहूंगा अपने व्यूअर्स की, और वो ये कि ये जो जंग शुरू हुई है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक ऐसे वक्त जंग शुरू हुई है कि कल ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने इस तरह के ट्वीट्स किए और इस तरह के इंटरव्यूज दिए जिसमें उन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियर टॉक्स जो चल रही है उसमें हम लोग किसी नतीजे के नजदीक पहुंचने के करीब हो चुके हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।